चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर 6 मार्क्स का, वेरी वेरी स्कोरिंग। अगर आप बात करें, अगर ये करके जाएंगे तो आपको पता होता है टोटल 5 क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर। इन 5 में से कोई एक पेपर में आना ही आना है, तो ये वाला टॉपिक पक्का करके जाइएगा। फ्री के मार्क्स होते हैं पेपर के अंदर, बिल्कुल सिंपल सिंपल थ्योरी क्वेश्चंस हैं, कोई केस स्टडी नहीं आनी, कुछ नहीं आना। पेपर वाले दिन सुबह भी 2 घंटे में याद कर लेंगे ना, तो पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा इससे। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टोटल अगर बात करें बेटा, इस टॉपिक को हम 6 टॉपिक्स में, अपने 5 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। 5 टोटल क्वेश्चन है इसके अंदर। आपको मीनिंग ऑफ लॉ और लॉ मेकिंग का प्रोसेस याद रखना है, एक क्वेश्चन ये बनता है 6 मार्क्स का। सोर्सेज ऑफ लॉ, 4 तरह के सोर्स हैं जहां से लॉ आते हैं, चारों सोर्सेज याद रखने हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्क्स का। देन हमारे पास 4 तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो याद रखने हैं। एनफोर्सिंग ऑफ लॉ, बेटा यहाँ एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है। एग्जीक्यूटिव के अंदर ना उन्होंने टोटल 7 शॉर्ट नोट दिए हैं आपको। ये जब भी कोई शॉर्ट नोट आएगा, एक से ज्यादा ही आएगा पेपर में, 2 आएंगे जनरली। 4 मिनिस्ट्री पढ़ाई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और 3 रेगुलेटरी अथॉरिटीज पढ़ाई हैं, एक आरबीआई, एक सेबी, एक आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। और आखिरी में आपको इंडियन जुडिशियल सिस्टम 3 हायरार्की बतानी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और कुछ जगह मैंने आपको बताया था मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होते हैं। दैट्स इट। ये 5 क्वेश्चन है, कोई छठा क्वेश्चन बनता ही नहीं है इसके अंदर से, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाएगा। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। मीनिंग होता, लॉ होता क्या है बेटा? लॉ की एक बेसिक से डेफिनेशन बनाई हुई है कि लॉ मींस अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि किसी भी गवर्नमेंट द्वारा ले डाउन किए जाते हैं, वहां के लोगों का वेलफेयर इंश्योर करने के लिए, जस्टिस इंश्योर करने के लिए, लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए। तो एक सिंपल लाइन में आप इसकी डेफिनेशन दे देंगे, लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज व्हिच आर इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। और इन इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क बेटा, किसी भी कंट्री के जो कानून होते हैं उसके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखकर तैयार किए जाते हैं। तो आपको समझ आ रहा है, जो भारत का सोशल सेटअप है उसके हिसाब से हमें कानून अलग बनाना पड़ता है। शायद बाकी कोई देश होंगे तो वो क्या करेंगे, अलग तरह से उस चीज को हैंडल करेंगे। तो किसी भी कंट्री का जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं तय करता है कि उस देश के अंदर किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए जाते हैं। ये होगी बेसिक डेफिनेशन, जो एक लाइन की आपको कहीं देनी है। मेनली जो क्वेश्चन आएगा आपके पास ये आएगा कि लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है इंडिया के अंदर। हमने देखा था इंडिया में जो लॉ मेकिंग का काम है वो मेनली लेजिस्लेचर का काम है। हमने इंडिया के पूरे सिस्टम को बेटा 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया था। एक लेजिस्लेचर होता है जो कानून बनाता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है जो बने हुए कानून को इंप्लीमेंट करता है, एक जुडिशरी होती है जो इन कानूनों को इंटरप्रेट कर इनका सही मीनिंग निकालकर इन पर सजाएं सुनाती है। तो तीनों लगभग इसके अंदर कवर्ड है। फिलहाल हम बात किसकी कर रहे हैं? हम लॉ मेकिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। लॉ मेकिंग प्रोसेस किसका काम है? लेजिस्लेचर का काम है। लेजिस्लेचर इंडिया मींस पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो बेसिकली कानून बनता कैसे? हमने कहा जी कोई भी कानून बनने के लिए उसका एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में लाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बिल। दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इसको पास कराना है, लेकिन पास कराने से पहले इसको बोथ हाउसेज में क्या किया जाता है? डिस्कस किया जाता है, डिस्कशन होती है, एंड देन दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से, लोकसभा एंड राज्यसभा से पास कराना होता है। तीसरा काम, एक बार लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है, इसके बाद इसको कहां भेजा जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पास भेजा जाएगा। एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से साइन कर देते हैं, हमने देखा सर आजकल के जो मॉडर्न कानून है ना वो उसी दिन इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, उनको नोटिफाई करना पड़ता है, बिकॉज उसके अंदर लिखा होता है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नोटिफाई। तो इसके बाद क्या होगा? लॉ नोटिफाई किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल गैजेट, एंड फाइनली ये लॉ इन फोर्स आएगा उस दिन सर जो कहां बताई गई है? नोटिफिकेशन के अंदर बताई गई। तो 5 कदम आपको बताने हैं सर। एक बिल प्रेजेंट किया जाता है, दोनों हाउसेज में डिस्कशन होती है, डिबेट्स होती हैं, उसके बाद दोनों हाउसेज से पास कराना पड़ता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, वहां पर उससे साइन होते हैं। प्रेसिडेंट इसको जब साइन कर देते हैं उसके बाद गवर्नमेंट इसे नोटिफाई करती है। जिस दिन से इसको नोटिफाई किया जाता है उस दिन से इंडिया के अंदर अप्लाई होना शुरू हो जाता है। दैट्स इट ऑल। ये बेटा आपका एक 6 मार्कर है। लॉ को डिफाइन करिए, साथ में 5 स्टेप्स के अंदर उसका लॉ मेकिंग प्रोसेस बता दीजिए। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, भारत में कानून किस किस जगह से आता है? सोर्स क्या है? हमने कहा जी भारत में कानून लाने के टोटल 4 रास्ते हैं, जहां से इंडिया में जो सोर्स है, जहां से कानून निकल के आता है। द प्राइमरी सोर्स, इंडिया में जितने भी बेटा रिटर्न कानून बनते हैं उनका जिसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑल लॉज, सुपीरियर लॉ, सबसे सीनियर लॉ इंडिया के अंदर बुलाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारे हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो भी कानून इंडिया में बनाएंगे वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होने चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस एंड सोर्स ऑफ ऑल लॉ। ये इंडिया का फॉरमोस्ट लॉ है जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जो एक ढांचा ले डाउन करता है, जिस ढांचे के अंदर रह रहकर आपको क्या करने हैं? कानून बनाने। इनफैक्ट आपका कोई भी बनाया हुआ कानून अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट या इंडिया का हाई कोर्ट
उसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बुलाकर। तो हमारे किसी कानून में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए दायरे हैं उसके बाहर जाकर कोई कानून बनाए। जनरली क्वेश्चन करता क्या है, सर कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे सारे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स बताता है, ड्यूटीज बताता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर बताता है, इनफैक्ट यहां तक बताता है कि किस मुद्दे पे सेंट्रल कानून बनाएगा और किस मुद्दे पे स्टेट कानून बनाएगा। तो 3 लिस्ट दी हुई है इसके अंदर, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट, जो ये फैसले करती है कि किन मुद्दों पे सेंटर कानून बनाएगा यानी कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी और किन मुद्दों के ऊपर स्टेट कानून बनाएगी। और कॉन्करेंट ऐसे होते हैं इस पे सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हो। तो सर पहला मेन सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो फॉरमोस्ट लॉ है, बेसिस एंड सोर्स ऑफ ऑल लॉ है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन बताता है, ड्यूटीज बताता है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट बताता है। दूसरा बेटा अलग अलग स्टैट्यूट्स और लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं। मैंने आपको बताया था बेटा इंडिया का लेजिस्लेचर ना फेडरल नेचर का है। यहां पर हमारे पास लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल पर भी होते हैं, लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पर भी होते हैं। तो जो ये स्टैट्यूट हैं, लॉज हैं, ये सेंट्रल लेवल पर भी पास किए जाते हैं, स्टेट लेवल पर भी पास किए जाते हैं, दोनों के दोनों भारत में अप्लाई करते हैं। ऐसे केसेस में आपको ये देखना पड़ता है कि किन मुद्दों पर सेंटर कानून बना सकता है, किन मुद्दों पर स्टेट बना सकता है। इसके लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी हुई है, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग मुद्दों पे सेंटर या स्टेट कानून बनाते हैं। ये हमारा दूसरा सोर्स ऑफ लॉ है। तो हमारा दूसरा सोर्स ऑफ लॉ क्या आता है, स्टैट्यूट्स और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। और हमारी पार्लियामेंट क्या है, अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी है। लेकिन हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉ मेकिंग अथॉरिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स में। और इसको डिवाइड करने के लिए क्या लाता है, 3 लिस्ट लाता है, एक सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक हमारी जॉइंट या कॉन्करेंट लिस्ट। हमने एक एग्जांपल लिए थे, जैसे बेटा इनकम टैक्स जो मैटर है वो इनकम टैक्स आपका सेंट्रल लिस्ट का मैटर है। ऐसे अगर आप बात करें कई सारे मुद्दे हैं जैसे स्टैंप ड्यूटी लगाना, पुलिसिंग, पब्लिक ऑर्डर, ये सब किसके मैटर हैं, स्टेट के मैटर है। इनके ऊपर जनरली स्टेट कानून बनाता है। तो दूसरा सोर्स हमारे पास क्या है, स्टैट्यूट्स और लॉ जो लेजिस्लेचर बना रहे हैं, सेंटर के लेजिस्लेचर और स्टेट के लेजिस्लेचर। तीसरा सोर्स है बेटा इंडिया में कानून का प्रेसिडेंट्स, जुडिशियल डिसीजंस। प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, कोर्ट के डिसाइड किए गए पुराने मुद्दे। तो कई बार क्या होता है सर इंडिया के अंदर, जब एक पर्टिकुलर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जजमेंट आ जाती है तो उनसे लोअर कोर्ट्स के लिए वो कानून बन जाती है। इस बात को इनफैक्ट हमारे आर्टिकल का बेटा सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141 ले डाउन करता है, जो ये कहता है कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स सारे कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होगी। तो तीसरा जो सोर्स ऑफ लॉ इंडिया के अंदर निकल के आता है वो क्या है, प्रेसिडेंट्स हैं, जजमेंट्स हैं। ये किसके प्रेसिडेंट्स हैं, अलग अलग कोर्ट्स के। लेकिन आपको समझ आ रहा है किन कोर्ट के जजमेंट्स का प्रेसिडेंट बनता है, या तो सुप्रीम कोर्ट का जो पूरे देश के अंदर अप्लाई करता है, या हाई कोर्ट का जो अपने जुरिस्डिक्शन में, अपनी स्टेट में आने वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उनकी जजमेंट्स उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है। तो हमने कहा जुडिशियल प्रेसिडेंट रेफर्स टू डिसीजंस गिवन बाय कोर्ट्स इन डिफरेंट केसेस। A judicial decision has a legal principle that is binding on subordinate courts. Once a court has delivered a judgment on a particular case, the courts subordinate to it must abide by the present precedent while deciding on similar matters. और बेटा इस प्रिंसिपल को बोलते हैं कि ऊपर वाले कोर्ट्स के जजमेंट नीचे वाले कोर्ट पे बाइंडिंग होंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस का सिंपल मतलब क्या है, टू अबाइड बाय थिंग्स डिसाइडेड, यानी कि जो डिसाइड हो गया उसके हिसाब से चलो, और टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड, जो बना हुआ है, जो चल रहा है, जो डिसाइड हो चुका है उसके साथ बने रहो। ये बात बेटा आर्टिकल में कहां लिखी हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 में लिखी। और चौथा सोर्स ओरल लॉज, अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग यूसेजेस। कस्टम्स और यूसेजेस होती क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिसेस, अनरिटन रूल्स जो कई समय से इंडिया में इंप्लीमेंट होते आ रहे हैं। इनको किसी कानून के तहत लिखा नहीं गया है, बट इनको किसी कानून लाकर हटाया भी नहीं गया है। तो कई कानूनों में बेटा अलग अलग रिलीजियंस, कास्ट, कल्चर को रेस्पेक्ट करते हुए हमने कई सारी एक्सेप्शंस बनाई हैं, जहां उनके ट्रेडिशंस, उनके कस्टम्स को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। जैसे बेटा इंडिया के मैरिज के कानून, तो इंडिया के मैरिजेस के कानून में भले ही हमने रिटर्न कानून बना दिए हैं, बट उन रिटर्न कानूनों में बहुत जगह हमने क्या दी हुई है, लोकल कस्टम्स को ध्यान में रखते हुए, रिलीजियस फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए, आपके उस एरिया के कस्टम्स को ध्यान में रखते हुए जगह जगह हमने क्या की हुई है, एक्सेप्शंस। इनको बोलते हैं कि हमारा चौथा सोर्स क्या है, कस्टम और यूसेज है। तो 4 अलग अलग सोर्स कौन से हैं जिससे भारत में लॉ आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टैट्यूट्स हैं, देन उसके बाद हमारे पास प्रेसिडेंट्स हैं, और चौथा हमारे पास क्या है, कस्टम्स एंड यूसेज है। तीसरा क्वेश्चन, लॉ कितने तरह के होते हैं? लॉ बेटा टोटल 4 तरह के होते हैं। एक हमारे पास क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है, कॉमन लॉ होता है, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ
नेचुरल जस्टिस होते हैं। क्रिमिनल लॉ क्या होता है सर? क्रिमिनल लॉ वो होता है जो बेसिकली पब्लिक रॉन्ग्स के साथ डील करता है और पब्लिक रॉन्ग्स के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। पब्लिक रॉन्ग्स वो होते हैं बेटा जो समाज के अगेंस्ट रॉन्ग होते हैं। तो इन तरह के कानूनों को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या है? क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ के लिए मैंने आपको बताया था इंडिया में एक अब भारतीय न्याय संहिता आ गया है। पहले हमारे पास कानून क्या होता था? इंडियन पिनल कोड। बेसिकली ये वो एक्ट है जो कि एक सब्सटेंटिव एक्ट है जो ये बताता है कि इंडिया में किस किस चीज को ऑफेंस माना गया है। और क्रिमिनल लॉ की खासियत क्या है बेटा? क्रिमिनल लॉ ना जनरली कंपनसेशंस में, रीइंबर्समेंट्स में बिलीव नहीं करता। वो जनरली किस में बिलीव करता है? पनिशमेंट्स में बिलीव करता है। तो हमने कहा जी क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न्ड विद लॉज pertaining to violation of rule of law और public wrongs and punishment of same। आपकी बुक अभी भी पुराने लिखती है तो आप पुराने एक्ट लिख सकते हैं। इसके लिए हमारे पास इंडिया में एक इंडियन पिनल कोड है और प्रोसेस को ले डाउन करने के लिए हमारे पास क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। तो आज की डेट में बेटा भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम है एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। तो ये 3 कानून है इंडिया के अंदर, लेकिन तीनों के नाम आपकी बुक में नहीं है तो आप पुराने चलाइए। इंडियन पिनल कोड और हमारे पास क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो कुछ एग्जांपल दे दीजिएगा, जैसे मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, ये सब क्या होते हैं? क्राइम्स होते हैं। देन सर दूसरी फील्ड होती है हमारे पास सिविल लॉ। सिविल लॉ ऐसे होते हैं जो पब्लिक रॉन्ग के लिए नहीं बनते, प्राइवेट रॉन्ग के लिए बनते हैं। ये दो लोगों के बीच में जो उनके राइट्स हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट से आने वाले, कोई पार्टनरशिप से आने वाले, उनके जो सेटलमेंट्स हैं उनको कराता है। जनरली ये रीइंबर्समेंट में बिलीव करता है, जनरली ये कंपनसेशन में बिलीव करता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में बिलीव करता है, जरूरत पड़े पे कभी कभी पनिशमेंट की बात भी करता है। लेकिन प्राइमरी फोकस क्या है? डैमेजेस दिलाना, कंपनसेशन दिलाना, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को एनफोर्स कराना। तो मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कम अंडर सिविल लॉ। यहाँ जनरली वायलेशन ऑफ सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है। बेटा जैसे वहां पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, यहाँ पर कानून क्या है हमारे पास? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसको सीपीसी बुलाते हैं। और इसके कई सारे फील्ड है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा सिविल कानून है, फैमिली लॉ हमारे सारे सिविल कानून है, प्रॉपर्टी लॉ हमारे सारे क्या है? सिविल कानून है। ये सब सिविल की कैटेगरी में आते हैं। देन तीसरा, ना कॉमन बेटा ना क्रिमिनल ना सिविल, क्योंकि वो दोनों कानून स्टैट्यूट से आते हैं। तीसरा जो आप इधर सोर्स पढ़ के आए थे ना, प्रीसिडेंट्स, उस प्रीसिडेंट से आए हुए कानून को क्या बोला जाता है? कॉमन लॉ। कॉमन लॉ वो है बेटा जो प्रैक्टिकली किसी कानून से निकल के नहीं आ रहा है, वो किसी जजमेंट से निकल के आ रहा है। और जजमेंट से निकल के आ रहा है तो फिर वही डॉक्ट्राइन आपको एक्सप्लेन करना है कि डॉक्ट्राइन कौन सा चल रहा है? डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसाइसिस। तो किसी सीनियर सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट अपने से सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर लगती है, उसके लिए वो क्या बन जाती है? कानून बन जाती है। और ये कैसा कानून कहलाती है? कॉमन लॉ। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट और अ केस लॉ इज अ common law. Any judgment delivered by the Supreme Court will be binding upon all courts within the territory of India under Article 141. इसको क्या बोलते हैं? The doctrine of state decisis the principle supporting the common law. और चौथा बेटा generally accepted legal principles, जो हर कानून के अंदर ना लिखे नहीं जाते, बट हर कानून के अंदर ढूंढे जरूर जाते हैं। यानी कि कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी केस के अंदर, कोर्ट के अंदर केस, अगर इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो किए बिना जाएगा तो हम मानेंगे कि नहीं वो गैर कानूनी है। तो कोई भी एक्शन अगर आप लेंगे, कोई भी कानून आप इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन ये 3 प्रिंसिपल्स लगाए बिना करेंगे तो उनको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट बोला जाता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं क्या? ये कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हैं जो रिटर्न लॉ से बियॉन्ड जाते हैं। 3 प्रिंसिपल हमने इसमें याद किए थे। एक नेमो जुडेक्स इन क्वाजा स्वा, मतलब क्या होता था? नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस, इट इज अ रूल अगेंस्ट बायस। इन अदर वर्ड्स जो जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, नॉन बायस्ड होने चाहिए, उन पे किसी तरह का क्या नहीं होना चाहिए? शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह का उनके अंदर फेवर करने का, किसी पर्टिकुलर मैटर में पर्सनल इंटरेस्ट होने का अंदेशा है, एक ये कह लीजिए डाउट है, तो ऐसे केस में उस जज को उस मुद्दे के ऊपर नहीं बैठना। इन अदर वर्ड्स नो पर्सन कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। अगर आपका खुद उसमें जजमेंट देने के अलावा कुछ बेनिफिट है तो हम बोलते हैं ये नेचुरल प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो इसको बोलते हैं नेमो जुडिक्स इन क्वाजा सा। दूसरा ऑडी ऑल्टरम पार्टम। ऑडी ऑल्टरम पार्टम क्या होता है? हियर द अदर साइड। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना, ऑपोजिट पार्टी को फेयर हियरिंग देना, किसी को गलत नहीं ठहराना जब तक उससे क्या ना किया जाए, उसको अपनी सफाई देने का मौका ना दिया जाए। इसको बोलते हैं बेटा ऑडी ऑल्टरम पार्टम, दूसरा प्रिंसिपल। और तीसरा द प्रिंसिपल ऑफ रीजन जजमेंट। रीजन जजमेंट मतलब जो भी जजमेंट कोर्ट की तरफ से आएगी वो केवल सही और गलत के ऊपर नहीं आएगी, वो साथ में ये भी बताएगी कि वो इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे। इसको बोलते हैं बेटा सारे जजमेंट कोर्ट के कैसे होने चाहिए? स्पीकिंग ऑर्डर्स होने चाहिए, वो अपने आप में बोल रहे हो कि हम क्यों आए हैं। इनको बोलते हैं कौन सा प्रिंसिपल?
रीजन जजमेंट्स। तो 3 हमारे पास प्रिंसिपल है, नेमो जुडिक्स इन कॉजा स्वा, ऑडी ऑल्टरम पार्टम एंड रीजन डिसीजन। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है कि कानून कितने तरह के होते हैं, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अच्छा, इससे पहले मैं एग्जीक्यूटिव पे हूं, एक पहले छोटा क्वेश्चन और कर लेते हैं, चौथा वाला, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडियन जुडिशियल सिस्टम यानी कि इंडियन जुडिशरी, इंडियन हायरार्की ऑफ कोर्ट्स कैसे काम करती है। हमने कहा जी इंडिया की जो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है वो 3 लेयर में बटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप है, फॉलोड बाय हाई कोर्ट्स हैं, और उसके नीचे कई सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। सुप्रीम कोर्ट बेटा इंडिया का अपेक्स बॉडी है, सीनियर मोस्ट कोर्ट है, टॉप मोस्ट कोर्ट है। 26 जनवरी 1950 को सेटअप किया गया था। स्टार्टिंग में इसके अंदर 5-7 मेंबर हुआ करते थे, आज ये बढ़कर कितने हो गए हैं, 34 हो गए हैं। इसके डिसीजन सारे के सारे हाई कोर्ट्स के अंदर क्या होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। ये बेसिक बातें आपको इसके अंदर बतानी है, मैंने पॉइंट वाइज लगा दी इसके अंदर। देन नीचे आ जाइए बेटा, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हर स्टेट में आपको क्या मिलेगा, हाई कोर्ट मिलेगा। कायदे से आपको हर स्टेट में मिलना चाहिए, बट इंडिया में ऐसा है नहीं। इंडिया में हमने देखा सर टोटल हमारे पास आज की डेट में 25 हाई कोर्ट्स हैं। तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो, या कुछ एक से ज्यादा स्टेट ऐसी हैं जो कॉमन हाई कोर्ट शेयर करती हैं। हाई कोर्ट की बेटा अपने स्टेट के अंदर वही पावर होती है जो सुप्रीम कोर्ट की इंडिया के अंदर होती है। तो हाई कोर्ट के जजमेंट्स अपने पर्टिकुलर एरिया स्टेट के अंदर जितने लोअर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर क्या रहेंगे, बाइंडिंग रहेंगे। तो मैंने सारी बातें लिख दी कि बेसिकली 25 हाई कोर्ट्स हैं, मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी सिंगल हाई कोर्ट शेयर करती हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बेटा एक खासियत है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ऐसे कोर्ट हैं जिनको फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए डायरेक्टली अप्रोच किया जा सकता है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है, आर्टिकल 226 में किसे अप्रोच किया जा सकता है, हाई कोर्ट को। तो ये बात आपको बतानी होती है कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली फंडामेंटल राइट का वायलेशन आर्टिकल 32 के तहत जाया जा सकता है। हाई कोर्ट्स में किसी भी हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 के तहत किसी भी जो फंडामेंटल राइट है उसके वायलेशन के लिए आप कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। देन इनके नीचे होते हैं बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैंने आपको बताया था 2 तरह के हो सकते हैं, ये सिविल साइड सुनने वाले हो सकते हैं, ये क्रिमिनल साइड सुनने वाले हो सकते हैं। सिविल साइड पर जनरली इनको डिस्ट्रिक्ट बुलाते हैं, क्रिमिनल साइड पर क्या बुलाते हैं, इनको सेशंस कोर्ट बुलाते हैं। तो एक जगह हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह हमारे पास सिविल है, एक साइड क्या है, क्रिमिनल है। अच्छा, क्रिमिनल साइड में भी हमने देखा था सर, अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी बुलाते हैं किसको है, जिसकी 10 लाख या उससे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो यहां पर आपका 2 स्ट्रक्चर चलते हैं बेटा, जहां 10 लाख या उससे ज्यादा है वहां क्रिमिनल साइड में होते हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, और जहां 10 लाख से कम है वहां होते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स। तो उसकी हायरार्की मैंने आपको समझाई थी। अगर आप दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में बैठे हैं तो यहां आपको मिलेगा सेशन जज, फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इस तरह की रैंक होगी। जबकि अगर आप अदर देन मेट्रोपॉलिटन में चले जाएंगे वहां भी सेशन जज होगा, उसके नीचे क्या होगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो या वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहलाता है, दूसरी साइड वो क्या कहलाता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सिर्फ नामों में अंतर है, लगभग पावर क्या होती है, सेम होती है। तो हमने कहा जी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स क्या होते हैं, दे आर एस्टैब्लिश्ड इन दोस सिटीज जहां पर 10 लाख या उससे ज्यादा क्या होती है, जनसंख्या होती है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैज द पावर ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सिमिलरली मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास पावर है जो वहां पर किसके पास होती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। तो इस तरह से हायरार्की चेंज की हुई है। तो टोटल बेटा 4 बातें आपको बतानी होती हैं कि फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और कुछ जहां पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, यहाँ जो 10 लाख से ज्यादा वाले देश जगह हैं वहां पर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हमारे यहाँ सेटअप किए गए हैं। और लास्ट पार्ट एग्जीक्यूटिव वाला, बेटा एक बार कानून बना लिया जाए, नेक्स्ट काम होता है कानून को इंप्लीमेंट करवाना, एनफोर्स कराना, ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव सेंट्रल लेवल पर भी होती है, स्टेट लेवल पर भी होती है। तो सेंट्रल कानून को एग्जीक्यूट कराना है सेंट्रल लेवल के एग्जीक्यूटिव ने, स्टेट के कानून को कराना है स्टेट लेवल के एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव होती क्या है सर, एग्जीक्यूटिव के तहत वैसे तो आते हैं प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेटा किसी मिनिस्ट्री को हेड करते हैं। तो बेसिकली जब एग्जीक्यूटिव की बात करते हो आप सरकार की अलग अलग मंत्रालयों की बात कर रहे हो। तो एग्जीक्यूटिव काम कैसे करता है, एग्जीक्यूटिव में सर हमारे पास अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं। उन मिनिस्ट्रीज के अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जो एक पॉलिटिकल पर्सन होता है, जो एक एमपी होता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड होता है, उसे बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे बेटा कई बार जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं। उन जूनियर मिनिस्टर्स को मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट या डेप्यूटी मिनिस्टर्स बुलाया जाता है। और इनके नीचे फिर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं। तो बेसिकली किसी भी मंत्रालय का जो हायरार्की है वो ऐसी होती है कि एक कैबिनेट मंत्री है, उसके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या डेप्यूटी मिनिस्टर, और उनके नीचे फिर क्या होते हैं आपके पास कई सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं।
इनके ऊपर जिम्मेवारी होती है कि ये किसी भी कानून को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया। आफ्टर अ लॉ इज पास्ड इन द पार्लियामेंट इट हैज टू बी एनफोर्स्ड, somebody should monitor whether the law is being enforced, and this is the job of executive. Depending upon whether a law is a central law or a state law, the central or the state government will be the enforcing authority. For this purpose, the government functions are distributed into various ministries. Some of the popular ministries are Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Law and Justice, so on. ये चारों हमने करनी है। These ministries are headed by a minister and are run by officers of Indian administrative and other services. तो ये आपके IAS, IRS, ये सब बेसिकली क्या है, सिविल सर्वेंट जो इन अलग अलग मंत्रालयों में काम करते हैं। The government of India exercises executive authority through a number of government ministries or deputy departments. A ministry is composed of employed officials who are known as civil servants and is politically accountable to a minister. The major ministries are headed by a cabinet ministers who sit in the Union Council of Ministers and are typically supported by a team of junior ministers called the ministers of state. तो उसके नीचे कई बार क्या होते हैं, जूनियर मिनिस्टर, इनको मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, कई बार डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी बुला दिया जाता है। देन मेनली बेटा जो पूछने वाली बात है आपके पास, 4 मंत्रालयों के ऊपर आपको 2-2 नंबर के शॉर्ट नोट या 3-3 नंबर के शॉर्ट नोट याद करने हैं कि 3-3 नंबर से ऊपर के नहीं आएंगे, 2 आएंगे जनरली। पहले हमारी बात किसकी कर रहे हैं हम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेटा हिंदी में क्या बोला जाता है, वित्त मंत्रालय। तो बेसिकली इट इज कंसर्न विद इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड सर्विंग द ट्रेजरी ऑफ इंडिया। इसका जो मेनली फोकस रहता है वो टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट, और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये क्या करती है, ये हर साल क्या लाती है, एक बजट लाती है। यूनियन बजट जो होता है बेसिकली आपके आने वाले सालों में जो खर्चे हैं और जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उनका क्या रहता है, एक एस्टिमेट रहता है। देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेटा कई सारे सिविल सर्वेंट्स की नोडल अथॉरिटी है, यानी कि कई तरह के सिविल सर्वेंट्स के अंदर काम करते हैं। इन सिविल सर्वेंट्स को हमने नाम याद किया था बेटा केयर नाम से। केयर क्या क्या थे, सी से हमारे पास थे इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ए से हमारे पास क्या थी, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, आर से रेवेन्यू सर्विस और ई से इकोनॉमिक सर्विस। और हमने केयर के बाद एक नीचे याद किया था सीएम में, इनका पूरा नाम ही है इंडिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस। तो 5 तरह के जो सिविल सर्वेंट्स हैं इसके अंदर काम करते हैं, आपके सिविल अकाउंट सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सर्विस। देन इसके अंदर बेटा कई तरह के डिपार्टमेंट हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट एंड पब्लिक एंटरप्राइज। इसको हमने याद किया था कैसे कि सर फायर, और फायर से क्या हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो फायर से क्या था, एफ से हमारे पास क्या थी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, आई से इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, आर से रेवेन्यू, ई से इकोनॉमिक अफेयर्स, और पब्लिक और एक्सपेंडिचर से डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड पब्लिक ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो हमसे लर्निंग स्किल बनाई थी, डिपार्टमेंट को याद कैसे किया था, फायर, और उससे क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो फायर में हमारे पास क्या था, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट्स, रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स, और पब्लिक एक्सपेंडिचर अपने आप में ही है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इतना कंटेंट आपको 3 मार्क्स के लिए देना है उनको, ठीक है जी। देन अगला मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, द नोडल अथॉरिटी बेटा जिसके तहत 3 कानून चलते हैं भारत के अंदर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड। तो इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री प्राइमरली कंसर्न्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, पहला 1956 होता था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। बेसिकली बेटा इंडिया के जो इंडियन का जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में अलग अलग एंटरप्राइजेज हैं जो एलएलपी या कंपनी ग्रुप में काम करती हैं, उन्हें रेगुलेट करना इनका काम है। इसके नीचे बेटा एक ही सर्विस काम करती है, उससे क्या बोलते हैं, आईसीएलएस। आईसीएलएस क्या है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, और इसका जो टॉप मोस्ट ऑफिसर होते हैं उसे क्या बुलाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये आईसीएलएस आते कहां से बेटा, इनका भी वही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है जो कौन कराता है, यूपीएससी कराती है। तो जैसे यहाँ पर कई सारी आपने कवर की थी केयर और सीएम में, यहाँ पर केवल एक ही मंत्रालय, एक ही कार्डर है, एक ही सर्विस है जो काम करती है, आईसीएलएस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। देन अगली हमारे पास क्या आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज एन इंटीरियर मिनिस्ट्री इट इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी, और इसके मिनिस्टर को क्या नाम बुलाया जाता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। बेसिकली इसके बाद कई सारे डिपार्टमेंट है, बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, होम, ऑफिशियल लैंग्वेज एंड स्टेट्स। और आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है, इसमें जनरली बेसिकली 3 बातें होती हैं। यहाँ एक ट्रांसलेशन ब्यूरो है जो बाकी भाषाओं से हिंदी में कन्वर्ट करता है, हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल ऑपरेशन है। 3 ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है इसके अलावा। और लास्ट हमारे पास के अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अगेन बेटा इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है, एक लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट है,
चलिए, एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है, एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स क्या करता है? ये बाकी मंत्रालयों को बेटा एडवाइस करता है लीगल मुद्दों के ऊपर। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट बेटा बिल ड्राफ्ट करने में मदद करता है, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बेसिकली जुडिशरी के साथ मैनेज करता है। तो जुडिशरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, टेक्नोलॉजी लाना, जजेस के ट्रांसफर, उनके रेम्यूनरेशन, उनके पेंशन, बाद में उनके सरकारी घर, ये सब किसके तहत आ रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट। तो तीन हमारे पास है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स जो बाकियों को एडवाइस देता है, किसी मंत्रालय को चाहिए अगर एडवाइस लीगल मुद्दे के ऊपर। डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो एक्चुअल में कानून क्या करता है? ड्राफ्ट करता है, जो बिल आपके पास पार्लियामेंट में आते हैं। एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो बेसिकली क्या कर रहा है? जुडिशरी के साथ डील कर रहा है। तो हमने कहा जी तीन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लीगल डिपार्टमेंट, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है जी। और आखिरी तीन रेगुलेटरी बॉडीज जो इंडिया के अंदर काम करती हैं। एक हमारे पास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा हमारे पास है सेबी, तीसरा हमारे पास है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा इंडिया का सेंट्रल एक्ट है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम करता है। बेसिक काम इसका क्या है सर? ये कंट्रोल करता है, इशू करता है एंड सप्लाई करता है इंडियन करेंसी को। और इसके अंदर बेटा टोटल अगर मैं बात करूं तो तीन डिपार्टमेंट है। एक भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण करके डिपार्टमेंट है, जो एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है आरबीआई की, जो करेंसी छापती है। करेंसी छापने के लिए बेटा इसकी दो प्रेसेस हैं। एक प्रेस इसकी नासिक में वेस्टर्न इंडिया में है, एक देवास नाम की जगह पे सेंट्रल इंडिया में है। दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरा डिवीजन है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जितनी बेटा आज के डेट में ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही हैं, भले वो यूपीआई हो, आईएमपीएस हो, वो सब कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और तीसरा डिपार्टमेंट क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो जो आपके अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं उनका इंश्योरेंस करा के रखना, कि कोई बैंक डूब जाए तो इतने तक का कहां से मिल जाएगा? इंश्योरेंस से पैसा। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस का काम कौन करता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो तीन आपको डिपार्टमेंट, इनके डिवीजन का नाम याद रखने हैं, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड नंबर 3 हमारे पास क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? सेबी। सेबी अगेन बेटा एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया की सिक्योरिटीज और कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। 12 अप्रैल 1988 को बनाई गई थी। 30 जनवरी 1992 को इसके लिए एक अलग से कानून बना दिया गया था, सेबी एक्ट नाम से। इसका जो बेसिक फंक्शन है बेटा वो प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटी मार्केट, और ये प्रमोट करना कि हाँ इंडिया के जो सिक्योरिटी मार्केट है उसकी रेगुलेट करना, प्रॉपर ढंग से उसको प्रमोट करना, ताकि उसके एक रेगुलेट मैनर में ग्रोथ की जा सके। इसको ये बेसिकली काम किसका है? सेबी का है। और एक बेटा ऑफ लेट रिसेंटली कुछ समय पहले एक अथॉरिटी बनाई गई इंडिया के अंदर, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत बनाई गई अथॉरिटी है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड का बेटा प्राइमरी पर्पस इंडिया में सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनियां हो, उनका इजी इंसॉल्वेंसी कराना है, ताकि उनके अंदर पैसे फंसे ना रहें, जल्दी से जल्दी इंसॉल्वेंसी के डिसीजंस आ जाएं। इसके लिए इंडिया में क्या लाया गया है? आईबीसी को, एक इंडियन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, और उसके तहत जो अथॉरिटी बनाई गई है उसे क्या बुलाते हैं? आईबीबीआई। आईबीबीआई करता क्या है बेटा? ये अथॉरिटी ना दो तरह की ट्रिब्यूनल्स के थ्रू काम करता है। एक को बुलाते हैं एनसीएलटी, आप कंपनी एक्ट में पढ़ चुके हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कंपनियों की इंसॉल्वेंसी की बात करेगी। और बाकी लोगों के लिए क्या बनाई गई है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो पर्पस क्या है? दिस न्यू कोड विल स्पीड अप द रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर स्ट्रेस्ड असेट्स। इट अटेम्प्ट्स टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। और ये बेसिकली किस को कवर करता है? इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो या नॉर्मल फर्म्स हो, सबकी इंसॉल्वेंसी के लिए ये कोड अप्लाई होता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016 एंड इसको स्टैट्यूटरी पावर दी गई थी थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो लोकसभा में पास किया गया था ऑन 5 मई 2016। तो बेटा ये सारे शॉर्ट नोट हैं, आपको इस हिसाब से याद करने हैं कि 3-3 नंबर के अंदर आप इसके अंदर क्या कर सके? प्रॉपर आंसर लिख सके। तो टोटल 5 टॉपिक है जिसके अंदर में याद करने हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्कोरिंग है, कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में 6 मार्क्स का। अगर मैं इसका एग्जैक्ट पैटर्न बताऊं, तुम्हारे पैटर्न के हिसाब से हमने देखा था इंडियन रेगुलेटरी का क्वेश्चन बेटा 4th क्वेश्चन का सी पार्ट होता है। तो ये 6 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आना ही आना है पेपर के अंदर। इन 5 में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में हर बार अपीयर कर जाता है। तो ये 4th क्वेश्चन का जो सी पार्ट है ये हमेशा किसका होता है? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का होता है। साथ में कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन होता है इसी में क्या होता है? नेगोशिएबल का। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ आता है। बेटा 2 छोटे टॉपिक हैं जो जरूर करके जाने होते हैं। एक सेकंड का सी पार्ट, एलएलपी एक्ट 6 नंबर का जरूर आता है।
एक इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 6 नंबर का जरूर आता है, और दोनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। दोनों को अगर आप पढ़ने बैठे ना मुश्किल से 1-1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, और दोनों के अंदर से आपके 6-6 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए विद दिस हमारा IRF भी पूरा होता है, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर।